Good afternoon, everyone. I am very grateful to the college for giving this opportunity to talk to you all. It's always a pleasure to talk to the young people. But before I start, I just want to make a small request. Can I speak in Hindi? Because when I speak in Hindi, I speak heart to heart. Hindi is my first language. So I want to have a heart to heart conversation with all of you. Can I talk in Hindi? Thanks. शुक्रिया। 1950 में 1947 में देश आज़ाद हुआ था। तब एक तरह की राजनीति थी। उन दिनों में अगर कोई राजनीति में जाता था तो लोग कहते थे कि देश की सेवा करने के लिए जा रहा है। चाचा नेहरू ने राजनीति की, सरदार पटेल ने राजनीति की, बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव लड़े थे, इन सब लोगों ने चुनाव लड़े थे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने चुनाव लड़े थे। उन दिनों में राजनीति देश की सेवा मानी जाती थी। और आज 67 ईयर्स के बाद, 67 साल के बाद अगर कोई राजनीति में जाता है तो कहता है सत्ता का लालची है, सत्ता का भूखा है, राजनीति तो गुंडों का काम है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का हमारी पार्टी ज्वाइन करने वाला था तो उसके पिताजी आए मेरे ऑफिस में। दैट गाय वांटेड अ टिकट फ्रॉम आवर पार्टी, ही इज़ अ यंग गाय। उसके पिताजी मेरे ऑफिस में आए और मेरे पैरों में पड़ गए। कहते प्लीज़ मेरे बेटे को टिकट मत देना, ये सारा गुंडों का काम है, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा पॉलिटिक्स में आए। आज 67 साल के बाद हमारी डेमोक्रेसी इस मुकाम के ऊपर खड़ी हुई है कि आज अगर कोई डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना चाहता है, राजनीति के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको इतना बुरा माना जाता है। 2 साल पहले अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू किया था। रामलीला मैदान में वो 13 दिन के लिए बैठे थे। सारा देश सड़कों के ऊपर उतर आया था। आप लोग गए थे रामलीला मैदान? बहुत सारे लोग गए थे रामलीला मैदान। अन्ना हजारे एक छोटी सी चीज़ मांग रहे थे कि एक लोकपाल बिल पास कर दो, ऐसा कानून पास कर दो कि अगर इस देश में अब कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसको नौकरी से निकाला जाना चाहिए। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए अगर कोई इस देश में भ्रष्टाचार करे तो। अभी हमारे देश में कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके साथ कुछ नहीं होता है, सबको बेल हो जाती है, जेल किसी को नहीं होती है। राजा को बेल हो गई, कनिमोही को बेल हो गई, सबको जेल बेल हो जाती है। सीबीआई को 50 साल पहले बनाया गया था। सीबीआई को इसलिए बनाया गया था कि अगर कोई इस देश के अंदर ये बड़े बड़े लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सीबीआई उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको सज़ा देगी। आज 50 साल में सीबीआई केवल 3 लोगों को सक्सेसफुल कन्विक्शन करवा पाई है, नर बहादुर सिंह भंडारी, सुखराम और बंगारू लक्ष्मण। ऐसा नहीं कि लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया, बहुत बड़ी बड़ी मगरमच्छ है हमारे देश के अंदर। ऐसा नहीं कि सीबीआई के अंदर अच्छे लोग नहीं हैं, सीबीआई के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन सीबीआई उन्हीं लोगों को रिपोर्ट करती है जिन लोगों ने भ्रष्टाचार कर रखा है। तो अन्ना हजारे कह रहे थे एक लोकपाल बनाओ, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाओ, सीबीआई को इंडिपेंडेंट करो, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हर पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार कर रखा है। बीजेपी के नेताओं ने भ्रष्टाचार रखा है, कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार, हर पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार कर रखा है। 2 साल में 3 बार अन्ना जी ने अनशन किया, 2 बार मैंने अनशन किया, लेकिन ये लोग नहीं माने। ओके, सो आई विल मिक्स इट अप। या आई विल डू दैट। सो इन 2 सालों के अंदर 3 बार अन्ना जी ने अनशन किया, 2 बार मैंने अनशन किया, पर ये लोग नहीं माने। कैसे मानते? बिकॉज मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव इंडल्ज्ड इन करप्शन। इफ दे हैड एग्रीड टू अन्ना's डिमांड, इफ दे हैड पास्ड लोकपाल बिल, मोस्ट ऑफ दीज पॉलिटिकल लीडर्स वुड गो टू जेल। तो 2 साल में धीरे धीरे ये साफ होता गया कि टिल सच टाइम एज यू क्लीन अप द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री, जब तक इस देश की राजनीति को साफ नहीं किया जाएगा तब तक इस देश का सुधार नहीं हो सकता। इस देश की राजनीति को साफ करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी। धीरे धीरे जितना हम सोचते गए, ये क्लियर होता गया कि आज हमारे देश की मोस्टली समस्याओं के पीछे गंदी पॉलिटिक्स है।
It is the dirty politics which is at the bottom of it, which is at the root of most of the problems in our country. आज हमारे देश में भ्रष्टाचार है क्योंकि राजनीति खराब है। आज हमारे देश में सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई नहीं होती है क्योंकि राजनीति खराब है। आज सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयां नहीं मिलती हैं क्योंकि राजनीति खराब है। आज देश की सड़कें खराब है, बिजली खराब है, पानी खराब है, सब कुछ खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। जब तक इस देश की राजनीति को साफ नहीं किया जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों को इस राजनीति के अंदर आना पड़ा। हम लोग भी बहुत सोचते थे, आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आई ऑल्सो यूज टू थिंक दैट नहीं, राजनीति में नहीं जाना, पॉलिटिक्स इज बैड, वी विल स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, वी डोंट वांट टू एंटर पॉलिटिक्स। इन 2 सालों के अंदर बार बार इन लोगों ने चुनौती दी, बार बार इन नेताओं ने खड़े होकर कहा कि अगर लोकपाल बिल बनाना है तो खुद राजनीति में आ जाओ, लोकपाल बिल बनाना है तो खुद राजनीति में आ जाओ। बार बार इन लोगों ने चुनौती की। एवरी टाइम वी यूज्ड टू से दैट वी डोंट वांट टू कम इनटू पॉलिटिक्स, वी इलेक्टेड यू पीपल, व्हाई डोंट यू पीपल इनैक्ट अ लोकपाल बिल। पर ये लोग नहीं माने, बार बार हमें चुनौती देते रहे। फाइनली अब हम लोगों को राजनीति के अंदर आना पड़ा, पॉलिटिक्स के अंदर आना पड़ा। लेकिन जितना मैं सोचता गया उतना ये लगता गया कि जब तक हम लोग डायरेक्टली पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं होगा। दामिनी का केस हुआ, दामिनी का रेप हुआ, हम सब लोग इंडिया गेट गए। कितने लोग इंडिया गेट पहुंचे? हजारों लोग इंडिया गेट पहुंचे। नतीजा क्या निकला? रेप होने बंद हो गए? नहीं हुए। टुडे ऑल्सो दिल्ली इज द रेप कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। So why is it that the women are feeling unsafe in this country? Because Delhi Assembly has 25 members of legislative, 25 people sitting in Delhi Assembly have serious heinous criminal charges against them. Some of them are facing rape charges, some of them are facing murder charges, some of them are facing kidnapping charges, some of them are facing extortion charges. 162 people sitting in the Lok Sabha, they are facing serious criminal charges. जब तक हम लोकसभा को साफ नहीं करेंगे, जब तक हम अच्छे लोगों को दिल्ली असेंबली के अंदर नहीं भेजेंगे, हमारे देश की महिलाएं कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? हाउ कैन द विमेन फील सेफ? बिकॉज अगर आज वो लोग रेप के खिलाफ स्ट्रॉन्ग कानून पास कर देते हैं, मेनी ऑफ दिस लेजिस्लेटर्स विल गो टू जेल, मेनी ऑफ दिस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल गो टू जेल। तो आपको क्या लगता है हमारे इंडिया गेट में जाने से थोड़ी काम हो जाएगा? अब हम लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट किए बिना तब तक मुझे नहीं लगता कि सुधार हो सकता है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम खराब है। सरकारी, दिल्ली के अंदर 3000 सरकारी स्कूल हैं, 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं इनके अंदर। 1.8 मिलियन चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन 3000 गवर्नमेंट स्कूल्स इन दिल्ली। उसके अंदर पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो एजुकेशन दैट एग्जिस्ट्स इन दी स्कूल्स। कोई पढ़ाई नहीं होती है। 18 लाख बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद है। ये सरकारी स्कूलों में पढ़ाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि मोस्टली मंत्रियों ने अपने प्राइवेट स्कूल बना रखे हैं। किसी भी एमएलए को उठा लो, उसने अपने प्राइवेट स्कूल बना रखे हैं। वो क्यों सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे? वो तो चाहते हैं कि सरकारी स्कूल सारे के सारे बर्बाद हो जाए। जब तक हमारे देश की पॉलिटिक्स ठीक नहीं होगी तब तक हमारे देश के सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, हमारे देश के सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते। धीरे धीरे मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि इस देश के यूथ को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इस देश की पॉलिटिक्स के अंदर, नहीं तो समाधान नहीं हो सकता है। मैं आपको दिल्ली की वाटर सप्लाई का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, बिकॉज ऑल ऑफ यू पीपल आर वेरी educated people, so I want to share an example of Delhi's water supply with you. दिल्ली के अंदर कहा जाता है, if you go all across Delhi you will find large hoardings all across the place. 15 साल विकास हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ, विकास दिखता है। Have you seen the hoardings all over? विकास दिखता है। 40% दिल्ली के अंदर पानी नहीं आता है पीने का, घरों के अंदर पानी नहीं आता। 40%। हमारे प्रधानमंत्री हर साल लाल किले के ऊपर खड़े होकर कहते हैं हम गांव-गांव में पानी पहुंचाएंगे, गांव-गांव में पानी पहुंचाएंगे, गांव-गांव में पानी पहुंचाएंगे। 40 साल में दिल्ली में पानी नहीं पहुंचाया गया इन लोगों से, गांव-गांव में पानी कहां से पहुंचाएंगे? 65 साल में इनसे दिल्ली में पानी नहीं पहुंचाया गया। दिल्ली के अंदर पानी की कमी नहीं है, दिल्ली के अंदर पानी बहुत है। दिल्ली प्रोड्यूसेस 840 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर एवरी डे एंड दिल्ली हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 1.5 crores. If you do a simple division, it comes to 220 liters per capita per day. So 220 liters of water is produced for every rich person. हर गरीब, हर अमीर, हर बच्चे, हर बूढ़े के लिए रोज 220 लीटर पानी बनता है। 220 liters means 11 buckets of water for every single citizen in Delhi. Germany produces 150 liters per capita per day. England produces 150 liters per capita per day. Still those people get 24-hour water supply in their homes. Delhi produces 220 liters per capita per day. Still we don't get water in our homes. So where is Delhi's water going? This is a mystery. This is a huge mystery. So हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन में एक एप्लीकेशन डाली गवर्नमेंट को कि दिल्ली का पानी जा कहाँ रहा है।
तो वहाँ से जवाब आया कि 50% दिल्ली का पानी लीक हो रहा है. The government says that Delhi's water is leaking, water pipelines are leaking. 50% of Delhi's water is leaking. The total production is 840 million gallons per day. Out of this, 50% water is leaking. That means about 420 million gallons of water is leaking every day. This is a huge quantity of water. 420 मिलियन गैलन्स पानी अगर रोज दिल्ली की सड़कों पे आ रहा है, हमने कहा जी 3 दिन में तो बाढ़ आ जानी चाहिए दिल्ली के अंदर, पर दिल्ली की सड़कों पे तो पानी दिखाई नहीं देता. सो हमने कहा वेयर इज दिस वाटर, ये पानी तो दिखाई नहीं देता, दिल्ली में तो बाढ़ आ जानी चाहिए. तो उनका जवाब आया कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीक कर रही है. सो हमने कहा अगर अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीक कर रही है तो दिल्लीज वाटर टेबल शुड राइज. दैट इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग. दिल्लीज वाटर टेबल इज ऑल्सो गोइंग डाउन. सो वेयर इज दिस वाटर गोइंग? सो हमने जांच करने पे पता चला that there is a huge mafia that is operating in Delhi. That is called tanker mafia. If you call up Delhi Jal Board, if you are not getting water supply in your house, and if you call up Delhi Jal Board would say there is no water. But there are 1,500, if you go and do a Google search just now and type water tanker companies in Delhi, there are 1,500 water tanker companies operating in Delhi, private water tanker companies operating in Delhi. So it's a 1,000 crore business of tanker mafia that is going on. And who owns these 1,500 companies? It's all MLAs from all political parties. तो जब तक इस देश की राजनीति साफ नहीं की जाएगी, तब तक आपके घर में पानी नहीं आने वाला. जब तक इस देश की राजनीति साफ नहीं की जाएगी, तब तक आपको शिक्षा नहीं मिलने वाली. जब तक इस देश की राजनीति नहीं साफ की जाएगी, तब तक आपको स्वास्थ्य नहीं मिलने वाला. I have been interacting with various sections of the society these days. वोट मांगने जाते हैं ना आजकल, तो हर किस्म के लोग मिलते हैं. सबसे ज्यादा दुखी इस देश के अंदर हमारे देश के बिजनेसमैन हैं. इट्स इम्पॉसिबल टू डू बिजनेस इन दिस कंट्री. इफ यू हैव एन आइडिया एंड इफ यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट आइडिया इन इंडिया, आपको 20 साल लग जाएंगे. ना तो लाइसेंस मिलेगा, ना जमीन मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे. और अगर आप यूएसए चले जाओ, आप 10 दिन के अंदर वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर लोगे. So I think many people say that there's something seriously wrong with India. Many people think that there's something seriously wrong with Indians. I don't agree with that. I think Indians are first-class people who are victims of third-class governance. Because when we go abroad, आप यूएसए में कोई भी इंस्टीट्यूशन उठा के दे लीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी उठा के दे लीजिए, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टॉप पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय इंडियंस. आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी उठा के देख लीजिए, यू विल फाइंड दैट लॉट ऑफ इंडियंस आर देयर. पर अपने देश में हम कुछ नहीं कर सकते. अपने देश में जरा सा कुछ करने, इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल है, इंडिया के अंदर लेबर है, इंडिया के अंदर कैपिटल है, इंडिया के अंदर लैंड है. व्हाई कांट वी डू बिजनेस इन इंडिया? बिजनेस करने ही नहीं देती है सरकार. जानबूझ के deliberately obstacles are created in business so that the people, the politicians can make money out of it. What is required is that we not only need to remove all these obstacles, we need to encourage business. क्योंकि अगर business encourage होगा, then only employment would be created, and then only the wealth would be created in this country. This is exactly what we want to change. We want to clean up the politics of this country, and that is the reason why we are here. और उसका एक छोटा सा हम लोगों ने शुरुआत की है. We have set up this Aam Aadmi Party. We have made a beginning by, we have decided, because bad money, dirty money plays a big role in elections. So what we have decided, we will keep all our accounts transparent. So every single donor, in the last 5 years, as per the reports, Congress has got 2,000 crore rupees of donations. BJP has got 800 crore rupees of donations. If you ask them the list of donors, they refuse to give the list of donors. We have decided to put all the entire list of donors on our website so that there is complete financial transparency as to who is donating to our party. We have also decided that no two people from the same family will get tickets from our party, because there is too much of family politics that is going on in our country. The sons and daughters of... We have also decided that any person who faces any criminal charges against him will not get a ticket. It's only clean people who will go inside. तो अभी मैं पूरे दिल्ली में जब घूमता हूँ तो जो अनपढ़ लोग हैं हमारे देश के, उनमें कॉमन सेंस बहुत होती है. सो अभी हम झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं. सो व्हेन आई से ऑल दिस, सो सम पुअर वुमन वुड गेट अप एंड से, आपके जैसे पहले बहुत आए थे जी, अब आप आ गए, चुनाव का टाइम है,
पहले जो आए थे उनको जैसे ही सत्ता मिली वो भ्रष्ट हो गए। आपका क्या भरोसा, जैसे ही आपको सत्ता मिलेगी आप भी भ्रष्ट हो जाओगे। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं वो लोग। आज इस देश के अंदर हर पॉलिटिशियन ने लोगों को धोखा दिया, हर पार्टी ने लोगों को धोखा दिया, विश्वास ही उठ गया लोगों का। फिर मैं उनको बताता हूं कि मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। आई वॉज एन IRS ऑफिसर। इनकम टैक्स में एक इंस्पेक्टर साल में कम से कम 1 करोड़ रुपए की रिश्वत कमा लेता है। मैं तो कमिश्नर था, करोड़ों रुपए कमा सकता था, एक पैसा नहीं कमाया मैंने। और अगर पैसा ही कमाना होता तो मेरी कमिश्नर की नौकरी कौन सी बुरी थी, अच्छी लाल बत्ती की गाड़ी थी, सब कुछ था मेरे पास। वो नौकरी छोड़ के ये झक मारने की क्या जरूरत थी, गली गली के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर घूमने की क्या जरूरत थी। अच्छी खासी नौकरी थी। 2 साल हो गए अन्ना जी के साथ झक मारते मारते। रामलीला मैदान में झक मारी, जंतर मंतर पे झक मारी, अभी 15 दिन का अनशन रखा, 15 दिन भूखे रहे। पैसा कमाने नहीं आया, देश बदलने के लिए आए हैं, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आए हैं। जब मैं ये कहता हूं तो वो कहते हैं हाँ अच्छा अरविंद जी आप तो ठीक हो, आप तो ईमानदार हो, लेकिन ये जो 70 आदमी खड़े करोगे इनकी क्या गारंटी है कि ये ईमानदार हैं। एक एक कैंडिडेट जो हम खड़ा कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा हम यहां पे पॉलिटिक्स बदलने के लिए आए हैं, सत्ता पाने के लिए नहीं आए हैं। एक एक कैंडिडेट जो हम लोग खड़ा कर रहे हैं उसकी खूब इंक्वायरी करा रहे हैं, खूब जांच करा रहे हैं। और 3 चीज की गारंटी दे रहा हूं मैं, हमारे ये 70 के 70 कैंडिडेट्स ईमानदार हैं, चरित्रवान है, दे हैव अ गुड कैरेक्टर, और किसी के खिलाफ कोई भी हीनस क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग नहीं है किसी भी कोर्ट के अंदर। आप लोगों ने 26/11 का नाम सुन, याद होगा आपको, 26/11 दैट टुक प्लेस। 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ऊपर हमला किया था आतंकवादियों ने, मुंबई ताज होटल पे हमला किया था। दिल्ली से कई सारे कमांडो गए थे हमारे देश को बचाने के लिए। उनको हेलीकॉप्टर से ताज होटल के ऊपर उतारा गया था। उनमें से 2 कमांडो की मौत हो गई। एक कमांडो सुरेंद्र था, उस कमांडो सुरेंद्र के पैर में गोली आके लगी और उसके सामने एक बम फट गया, बिकॉज ऑफ विच ही लॉस्ट हिज पावर टू, वो बहरा हो गया, ही बिकेम डेफ। जब वो वापस आया तो हमारे देश की सरकार इतनी गंदी है कि उसको मेडल देना तो दूर, उसको सम्मान करना तो दूर, उसको नौकरी से निकाल दिया, ये कह के कि अब ही वॉज नॉट फिजिकली फिट टू बी इन द आर्मी। और उसको पेंशन भी नहीं दी। 4 साल तक वो अपनी पेंशन के लिए भटकता रहा और उसने अपना जो इलाज कराया वो भी अपने प्राइवेट पैसों से इलाज कराया। अब आम आदमी पार्टी ने कमांडो सुरेंद्र को दिल्ली कैंट से टिकट दिया है चुनाव लड़ने के लिए। हमने कमांडो सुरेंद्र को कहा है कि अभी तक तुम देश के बाहर के आतंकवादियों से लड़ रहे थे, अब ये संसद के अंदर और ये विधानसभा के अंदर जो आतंकवादी बैठे हैं, अब इनसे अंदर वालों से जाके लड़ना है आपको। ऐसे लोगों को हम लोग टिकट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है हमसे गलती हो जाए। तो हम ये ओपन अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अगर हमारे किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी करप्शन का कोई केस, कोई सबूत हमें लाके दे देगा और चुनाव के 1 दिन पहले भी किसी ने सबूत लाके दे दिया तो हम उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, सीट खाली छोड़ देंगे, लेकिन गलत आदमी को अंदर नहीं जाने देंगे हम लोग। हमें बचपन से सिखाया गया, पढ़ाया गया, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। हम पूछते थे भाई क्यों है डेमोक्रेसी, वाई इज इंडिया डेमोक्रेसी? कहते थे चुनाव होते हैं हमारे देश में, दैट इज वाई इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। आई डोंट थिंक चुनाव होने को डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं, इलेक्शंस को डेमोक्रेसी नहीं कहते। 5 साल में एक आदमी को चुनो और फिर 5 साल उसी आदमी के सामने जाके गिड़गिड़ाओ और वो हमारी सुनता नहीं है, उसके पैर पकड़ो, उसको गिड़गिड़ाओ। आई डोंट थिंक दैट इज डेमोक्रेसी। इलेक्शंस इज बिगिनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, बट इलेक्शंस इज नॉट द डेमोक्रेसी, इट इज एनीथिंग बट डेमोक्रेसी। सुंदर नगरी एक इलाका है, दिल्ली की झुग्गी बस्ती है, वहां पे लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, वहां पे लोगों के पास सेकेंडरी स्कूल नहीं है, सीवर नहीं है, और लोग पिछले 20 साल से सरकार के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं जी सीवर दे दो, सेकेंडरी स्कूल दे दो, पानी दे दो। द गवर्नमेंट ऑलवेज सेज देयर इज नो मनी। पर वहां पे पिछले 2 साल पहले वहां के एमएलए ने 60 लाख रुपए के फव्वारे लगवाए हैं, वो जिसकी जरूरत नहीं है लोगों को, और वो फव्वारे एक दिन भी नहीं चले। जिस दिन इनॉग्रेशन था उस दिन भी नहीं चले क्योंकि पानी नहीं है वहां पे। तो पैसा तो है, लेकिन वो पैसा ऐसी चीजों पे खर्च किया जा रहा है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है।
हम देखते हैं दिल्ली के अंदर एक ही फुटपाथ बार बार तोड़ के बनाते रहते हैं, 10 बार तोड़ के बना। हम कोई चीज मांग लें, कहते हैं पैसा नहीं है। तो पैसा तो है, लेकिन वो हमारी चीजों पर खर्च नहीं हो रहा। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, कि हमारे पैसे के ऊपर हमारा ही अधिकार नहीं हो। एक काउंसलर हैं दिल्ली में, उनका नाम है विनोद कुमार बिन्नी। ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, खिचड़ीपुर से काउंसलर हैं। अभी 5 महीने पहले उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। देर आर रफली 10,000 फैमिलीज इन अ म्युनिसिपल वार्ड। तो उन्होंने सारी फैमिलीज को एक नोटिस भेजा कि मैं वही काम करूंगा जो मुझे जनता कहेगी, जनता की मर्जी के बिना मैं कोई काम नहीं करूंगा। So I am holding a meeting on this Sunday at 11 o'clock at such and such place. Please come and tell me how should I serve you. So roughly 400 people turned up. उसमें उसने सबसे पहला अनाउंसमेंट ये किया कि मेरे पास 50 लाख रुपए का काउंसलर डेवलपमेंट फंड आया है। आप लोग मेरे को बताओ कि मैं इस पैसे को कहाँ खर्च करूं। कभी आपके एमएलए ने आपसे पूछा कि मेरे पास पैसा आया, बताओ क्या खर्च करूं? आपके एमपी ने आपसे पूछा? आपके काउंसलर ने आपसे पूछा? आपके मम्मी पापा से पूछा? किसी से नहीं पूछा। हियर देयर इज एन काउंसलर हु इज आस्किंग द पीपल कि मेरे पास इतना पैसा आया है, आप लोग मेरे को बताओ कि इस पैसे से मैं कहां क्या करूं। तो जनता, हमने सोचा जब मीटिंग शुरू हुई कि जनता की डिमांड्स तो बहुत बड़ी बड़ी होंगी, कोई कहेगा ये कर दो वो कर दो, 50 लाख रुपए तो कम पड़ जाएंगे। जनता की डिमांड एक्चुअली बहुत छोटी छोटी हैं। किसी ने कहा जी वो स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही, उसको ठीक करा दो। किसी ने कहा जी वो पॉट होल हो गया सड़क के ऊपर, उसको ठीक करा दो। सारे लोगों की डिमांड मिला के 5,20,000 में पूरी हो गई। वो अपने साथ सारे इंजीनियर्स लेके आया था, हॉर्टिकल्चर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, एटसेट्रा एटसेट्रा, सैनिटेशन इंजीनियर। उसने वहीं पे फाइल पे साइन कर दिया कि ये जो जनता मांग रही है 5,20,000 के प्रोजेक्ट्स, दीज आर सैंक्शन्ड एंड यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट्स। फिर उसने कहा कि हमारे एरिया के अंदर ये 6 गलियां बनी हैं, ये 6 स्ट्रीट्स बनी है, ये रोड्स बनी है, आप लोग बताओ कि ये ठीक बनी है कि नहीं बनी। अगर आप लोग कहोगे ये खराब बनी है तो मैं ठेकेदार की पेमेंट रोक दूंगा। कभी आपके काउंसलर ने, आपके एमएलए ने आपसे पूछा कि काम ठीक हुआ है कि नहीं हुआ? कोई नहीं पूछता। सो पीपल वर रियली स्ट्रक, पीपल सरप्राइज्ड। सो लोगों में वोटिंग हुई और उन्होंने कहा ये 5 गलियां तो ठीक बनी है, ये 1 गली खराब बनी है, ये 4 इंच मोटी बननी चाहिए थी, ये 2.5 इंच मोटी बनी है, 2 इंच मोटी बनी है। सो उसने उसी टाइम फाइल पे साइन कर दिया कि इसकी पेमेंट रोक दो। ऑन द स्पॉट अ जॉइंट इंस्पेक्शन कमिटी वॉज फॉर्म्ड, 3 members, 3 residents of that area, 1 assistant engineer. These 4 people, immediately after the meeting, they went on the spot. They called the contractor. वहाँ पे measurement हुआ and the street was actually found to be 2 inches. कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी गलती मान ली तुरंत। उसने कहा जी मेरे को एक मौका दे दो, मैं ये सारी गली दोबारा बना देता हूँ। उसने सारी गली दोबारा बना दी। अगले महीने फिर से वहाँ के रेजिडेंट्स की मीटिंग हुई और रेजिडेंट्स ने प्रस्ताव पारित किया, रेजोल्यूशन पास किया कि इसकी पेमेंट कर दो। नाउ वी आर सेटिस्फाइड विद दिस वर्क। दिस इज डेमोक्रेसी। 2 इलेक्शंस के बीच में 5 साल के अंदर आप डिसीजन लेंगे और आपका काउंसलर उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करेगा, जूनियर इंजीनियर उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करेगा। दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज नॉट गोइंग आउट एंड वोटिंग वंस इन 5 years। आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो ये कानून हम पास करेंगे। हम ये कानून पास करेंगे कि किसी भी इलाके के अंदर सरकारी पैसा जनता की मर्जी से खर्च किया जाएगा। अगर जनता कहेगी सेकेंडरी स्कूल चाहिए तो स्कूल बनेगा, फव्वारे नहीं बनेंगे। अगर जनता कहेगी हमें सीवर चाहिए तो सीवर होएगा, फव्वारे नहीं बनेंगे। जो जनता कहेगी वही किया जाएगा, जनता की मर्जी से काम किया जाएगा। विल पास द लॉ। हम कानून पास करेंगे कि किसी भी इलाके के अंदर कोई भी काम की पेमेंट तब तक नहीं की जाएगी, ठेकेदार की पेमेंट तब तक नहीं की जाएगी जब तक जनता ना कह दे कि हम काम से सेटिस्फाइड हैं। दिस इज द वे। इफ यू हैव स्टडीड, इफ यू गो टू डू अ गूगल सर्च, किसी भी यूएसए के किसी भी टाउन में, काउंटी में, देयर इज अ टाउन हॉल मीटिंग दैट टेक्स प्लेस एवरी मंथ। आप किसी भी टाउन, जस्ट टाइप टाउन हॉल मीटिंग्स एंड यू विल कम टू नो। वहां पे जनता डिसाइड करती है कि हमारे एरिया के पैसा कैसे खर्च होगा, हमारे एरिया का काम ठीक चल रहा है कि नहीं। पीपल टेक ऑल द डिसीजंस एंड द टाउन, द मेयर एंड द ब्यूरोक्रेट्स, दे इंप्लीमेंट दोज डिसीजंस। आप ये सोच के देखिए कि कुछ दिनों के बाद, 1 साल अगर हमारा ये कानून काम करता है and actually the people start getting together, we can actually give the power to the people to also directly participate in legislative process. कुछ तरह के कानून ऐसे हो सकते हैं जैसे जन लोकपाल कानून है। 42 साल हो गए जन लोकपाल कानून को, अभी तक इन्होंने पास नहीं किया। कहते हैं कंसेंसस नहीं बन रहा। आरटीआई एक्ट खत्म करने में कंसेंसस बन जाता है इन लोगों का।
अपनी तनख्वाह बढ़ानी हो तो 15 मिनट में कंसेंसस बन जाता है इन लोगों का। फिर वो स्टैंडिंग कमेटी को भी नहीं, हमने कई बार बोला जी स्टैंडिंग कमेटी को भेज दो, आपकी तनख्वाह बढ़ा रहे हो, स्टैंडिंग कमेटी की जरूरत नहीं है। जन लोकपाल कानून पास करना हो तो 42 साल लग जाते हैं इन लोगों को। सो व्हाट वी वांट टू डू इज दैट द पीपल शुड बी डायरेक्टली एबल टू पार्टिसिपेट। इन स्विट्जरलैंड if 50,000 people sign on a piece of paper, that has to be actually presented in the parliament as a piece of legislature, as a bill. If 1 lakh people sign on a piece of paper, that has to be presented as a constitutional amendment. The people can actually directly amend their constitution. मैं ये सोच रहा था हमारे यहाँ अगर 50,000 लोग एक कागज़ पे साइन करके चिट्ठी लिखें प्रधानमंत्री को, वहाँ से एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आएगा कि चिट्ठी मिल गई आपकी। ये हमारी डेमोक्रेसी है। हमें वो डेमोक्रेसी चाहिए जो स्विट्जरलैंड के अंदर है, जो यूएस के अंदर है, जो ब्राज़ील के अंदर, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर है। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं वेयर द पीपल है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वी हैव हैड इनफ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कि हमने एक आदमी को चुन लिया, वो हमारा माई बाप बन गया, 5 साल तक मेरी ज़िंदगी उसके हाथ में है। उसी को बदलना है। सो आई वोंट टेक टू मच ऑफ टाइम, आई वुड रादर प्रेफर मोर क्वेश्चंस। मैं केवल ये कहने के लिए आप लोगों को आया हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो, कांग्रेस अच्छी लगती है कांग्रेस ज्वाइन करो, बीजेपी अच्छी लगती है बीजेपी ज्वाइन करो, समाजवादी पार्टी अच्छी, बट डोंट स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। यू कैनॉट स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। देश लुट जाएगा। सब कुछ बेच के खा गए ये लोग, लोहा बेच के खा गए। कर्नाटका में जो बेल्लारी में जो आयरन ओर है, दैट इज द बेस्ट आयरन ओर इन द वर्ल्ड, सारा बेल्लारी खत्म कर दिया इन लोगों ने, सारा आयरन ओर चोरी कर दिया वहाँ का। आज लोहा बेच के खा गए, 2G बेच के खा गए, कोयला बेच के खा गए, पहाड़ बेच दिए इन्होंने, नदियां बेच दी इन्होंने, जंगल बेच दिए इन्होंने, ज़मीन बेच दी इन्होंने। थोड़े दिन में ये तो सारे स्विस बैंक में इनका पैसा भाग जाएंगे इस देश में से। हम ही को रहना है इस देश के अंदर, तो हम लोगों को मिलकर कुछ करना पड़ेगा। अभी 3-4 दिन पहले मेरे से किसी ने पूछा, जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन, कहता है जी नवंबर में अगर आप चुनाव हार गए तो आपने सोचा आप क्या करोगे? मैंने कहा जी ये तो आपको सोचना है कि अगर मैं चुनाव हार गया तो आप क्या करोगे। आपकी जिंदगी बर्बाद है। उसके बाद वही बीजेपी वही कांग्रेस, वही बीजेपी वही कांग्रेस। आपके बच्चों का क्या होगा उसके बाद अगर हम चुनाव हार गए तो? ये चुनाव हम अपने लिए नहीं लड़ रहे। हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं भोगनी। हम सब लोगों को मिलकर कुछ ना कुछ करना